Hi students, welcome back to RSP. Thanks for stopping by Ron Sir Physics. Today we are starting a new topic. That topic is Coulomb's law. This is the most important topic for exams for CBSE board and any other state board. First recall the previous lecture video. In previous lecture video we have studied about the electric charge concept कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है. इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके से होता है. द वन इज पॉजिटिव एंड द अनदर इज नेगेटिव. प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं. देन आफ्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. किसी भी एक बॉडी पर हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस बॉडी पर कितना अमाउंट ऑफ एंड कितना मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज है. एंड देन आफ्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस. मीन्स चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर क्या होता था, किसी भी एक कंडक्टर को किसी भी एक बॉडी को चार्ज प्रोवाइड कराते थे विदाउट एनी हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फिजिकल मीडियम. दैट वाज द प्रीवियस लेक्चर वीडियो एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक. दैट टॉपिक इज कूलम्ब्स लॉ. फर्स्ट कूलम्ब्स इज अ साइंटिस्ट जिन्होंने अपना एक लॉ दिया है. जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि चार्ज होते क्या हैं, जैसे कि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है. जैसे मान के चलो प्रोटॉन पास आ रहे हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होगा, रिपल्सन का फोर्स होगा. और जैसे मान के चलो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पास आ रहे हैं तो मीन्स अपोजिट चार्जेज हैं. इट मीन्स उनके बीच में जो फोर्स होगा दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स. लेकिन वो फोर्स होगा कितना, ये तो हमें पता चल गया लास्ट लेक्चर वीडियो से, प्रीवियस लेक्चर वीडियो से, कि दोनों चार्जेज के बीच में फोर्स तो लगेगा. यदि सिमिलर चार्जेज हैं then the force of repulsion, and if these are the opposite charge then the force is of attraction. But the amount, the magnitude of the that force कितना होगा, उस force का magnitude कितना होगा, amount कितना होगा, उसको हमें अब फाइंड आउट करना है. और जो इस मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था, फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में, वो साइंटिस्ट थे कूलम्ब्स. उन्होंने ये बताया था कि मान के चलो एक हमारे पास चार्ज है, चाहे वो प्रोटॉन है चाहे वो इलेक्ट्रॉन है. अभी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल इससे मतलब है कि हाँ चलो कोई एक चार्ज है. उस चार्ज के पास एक दूसरा चार्ज हमने रखा. अब उन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, पता है लास्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ लिया था. लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उस मैग्नीट्यूड को वी हैव टू फाइंड आउट. हमें उस मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है. तो कूलम्ब्स लॉ ने अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग बताया है. जो डेफिनेशन लिखी हुई है, द वंडरफुल डेफिनेशन इज व्हेन टू स्टैटिक चार्जेस आर प्लेस्ड at some distance apart then force between them is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the distance between these two चार्जेज. मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास कोई टू स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज का मतलब ये होता है कि यदि मान लो कोई दो चार्जेज हैं वो रेस्ट पोजीशन के अंदर है. जैसे मान लिया हमने कि हमारे पास ये एक चार्ज है Q1 एंड ये एक चार्ज है Q2 एंड दीज टू चार्जेज आर नॉट मूविंग, चल नहीं रहे. ये केवल स्टेट पोजीशन के अंदर है, रेस्ट पोजीशन के अंदर है. उसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि यदि चल रहे होंगे तो कंसेप्ट अलग हो जाएगा. वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड चैप्टर नंबर 4 के अंदर देखने वाले हैं. केवल यहाँ पर क्या है, जो चार्जेज हैं वो केवल रेस्ट पोजीशन के अंदर हैं. जो कूलम्ब्स लॉ था केवल रेस्ट पोजीशन में चार्जेज हैं उस पर अप्लाई होता है. यदि चल रहे हैं, मोशन के अंदर है चल, देन दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दैट सिचुएशन. एंड ये दो चार्जेज हैं, ये दोनों आर डिस्टेंस अपार्ट, मीन्स इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कूलम्ब्स लॉ, होता क्या था कि इन दोनों के बीच में जो भी अट्रैक्शन का या रिपल्सन का फोर्स लगेगा, दैट फोर्स may depend upon the magnitude of the product of these two charges. कि इन दोनों चार्जेस का जो भी प्रोडक्ट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड निकल करके आएगा उस पर डिपेंड करेगा दैट फोर्स जो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला है. इट मीन्स दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस, दैट इज Q1 multiplied by Q2. And another is that force is inversely proportional to the distance between these two चार्जेज. इन दोनों चार्जेज के बीच में जितनी भी डिस्टेंस है
उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दैट फोर्स विच इज अप्लाइंग बिटवीन दीज टू चार्जेज। जैसे कि हम इसको लिखने वाले हैं, तो इट मीन्स एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and this is equation number 2. When we combine these two equations, then F is directly proportional to Q1 Q2 divided by R square. This is the equation that is given by the Coulomb's law. अब यहाँ से हम शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस एक एक नंबर वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि इफ़ वी आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू चार्जेज, कि इन दोनों चार्जेज के प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है हम उसको इंक्रीज करें, देन द फोर्स इज आल्सो इंक्रीज, फोर्स भी बढ़ जाएगा। एंड इफ वी आर डिक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू चार्जेज प्रोडक्ट्स, इन दोनों चार्जेज के जो प्रोडक्ट्स का मैग्नीट्यूड है उसको हम डिक्रीज करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली सी क्या बात है कि यहाँ से जो भी फोर्स होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। एंड यदि हम डिस्टेंस के साथ इसके रिलेशन को देखें तो क्या होगा, यदि यहाँ से डिस्टेंस को इंक्रीज किया जाए, मींस इन दोनों की डिस्टेंस जो है अब इनको दूर दूर कर दें तो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, और तो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो इनवर्सली रिलेशन है, इट मींस द फोर्स विल बी इंक्रीज। एंड इफ डिस्टेंस इज इंक्रीज देन द फोर्स विल डिक्रीज। तो शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस रिलेशन को देख करके, कि यदि हम जो चार्जेज का प्रोडक्ट है उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दे तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और यदि डिस्टेंस को बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें उन दोनों के बीच की, तो फोर्स पर क्या इफेक्ट करने वाला है। एंड यदि हम डिक्रीज कर दें चार्जेज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कूलॉम्स लॉ, हमने यहाँ से देखा। एंड इफ वी आर रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल, यदि हम इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को रिमूव करें यहाँ से, तो देखो क्या होगा, F is equal to K, that is small k, Q1 Q2 divided by R square. This is the formula. इस फॉर्मूले से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि किसी भी दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है विच इज आइदर ऑफ अट्रैक्टिव एंड विच इज आइदर ऑफ रिपल्सिव, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ओके, इसको हमने इक्वेशन मान लिया, थर्ड इक्वेशन। नाउ what is the value of k and what is this k? k क्या है? This k is, sorry, this small k is Coulomb's constant, क्योंकि जो भी जब भी हम प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाते हैं तो कोई भी एक कांस्टेंट यूज करते हैं, और जो कूलाम्स लॉ था, कूलाम्स साइंटिस्ट ने बताया था, तो सो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कूलाम्स कांस्टेंट। एंड द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इज k is equal to 9 into 10 to the power 9. And what is the unit of this k? तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, दिस इज द इक्वेशन, f is equal to k Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। एंड यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसका उसकी SI यूनिट या यूनिट फाइंड आउट करनी है, तो उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देन इफ यू आर मेकिंग दिस सब्जेक्ट, देन k इज इक्वल टू f R स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2। तो यहाँ से क्या हो गया, ये k इज इक्वल टू f की यूनिट हो जाएगी न्यूटन, R स्क्वायर दैट इज मीटर स्क्वायर, एंड Q1 Q2 मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, इट मीन्स कूलॉम स्क्वायर। तो यहाँ से यूनिट क्या आ गई k की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कूलॉम्स कांस्टेंट। ओके, एंड ये k की जो वैल्यू है वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए हमारा जो k की वैल्यू होती है, द k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, एंड दिस एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, व्हाट इज मीन बाई इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? तो इसको समझने के लिए पहले हम एक कंसेप्ट का एग्जांपल लेते हैं, पहले उसको समझते हैं, फिर हम समझते हैं कि व्हाट इज मीन बाय द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एंड फ्री स्पेस का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, वैक्यूम।
मीन्स कि यदि फ्री स्पेस की बात हो रही है, इट मीन्स दिस टू चार्जेज आर पुट इन फ्री स्पेस, मीन्स वैक्यूम. ओके, यू ऑल नो अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा, दैट इज ईटा. And the value of the refractive index for air is 1 for air, and the value of eta for water का कितना होता है 1.33, and for glass the value of eta is 1.5. हमें इन मीडियम्स की लिए वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख करके ये पता चल जाता है कि इस मीडियम के अंदर से लाइट किस तरीके से ट्रैवल कर रही होगी. क्या फास्ट ट्रैवल कर रही होगी, क्या स्लो ट्रैवल कर रही होगी, मीन्स जो उसकी वेलोसिटी होगी लाइट की, क्या वो कम होगी, क्या वो ज़्यादा होगी, हमें इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को देख करके पता चल जाता है. जैसे मान के चलो एयर है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू इज़ 1, तो हम बता सकते हैं एयर के अंदर बहुत आसानी से जो लाइट है वो ट्रैवल कर सकती है. लेकिन जब हम 1.33 वाटर की बात करते हैं, वाटर मीडियम की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि जो लाइट है वो उसकी स्पीड कम हो गई है इन वाटर मीडियम. एंड यदि ग्लास की बात करें तो वहाँ पर और भी कम हो गई है लाइट की स्पीड. तो हमें ये कैसे पता चलता है, ये हमें आसानी से पता चल जाता है केवल इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को देख करके. ओके, तो हमें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या इंडिकेशन दे रहा है, ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि किस तरीके से लाइट की स्पीड होगी किसी भी मीडियम के अंदर. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होता है कि हमें दैट फिजिकल क्वांटिटी जो हमें ये बताए कि किसी भी मीडियम के अंदर चार्ज की वेलोसिटी क्या होगी, चार्ज किस तरीके से रिएक्ट कर रहे होंगे, चार्ज किस तरीके से किस पोजीशन के अंदर होंगे, उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा. दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जिस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि किसी भी मीडियम के अंदर जो लाइट है वो किस तरीके से चल रही है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हमें ये बताती है कि किसी भी मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज किस तरीके से चल रहे होंगे, किस तरीके से बिहेव कर रहे होंगे, उनके बीच में लगने वाला फोर्स किस तरीके से बिहेव कर रहा होगा. दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज 8.85 into 10 to the power minus 12. And if you are calculating the unit for this E naught, electrical permittivity of free space, then you know this formula, K is equal to 1 over 4 pi epsilon naught, and making the E naught epsilon naught as a subject, then this will be E naught is equal to 1 over 4 pi K, and that 4 pi is the numerical constant, that is K. It means epsilon naught is inversely proportional to that K. यहाँ से जो भी K की जो SI यूनिट होगी उसका जस्ट इन्वर्स किसकी यूनिट होने वाली है, एप्सिलॉन नॉट की. तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी वो हो जाएगी आप लोगों की कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस एंड दिस इज़ द यूनिट. आप लोगों को ये कुछ भी एग्जाम के अंदर नहीं लिखना है, ये जस्ट मैंने केवल आप लोगों को समझाने के तौर पर बताया है. तो यहाँ से जो K की वैल्यू 1 over 4 pi एप्सिलॉन नॉट है, हम उसको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर रख सकते हैं. तो यहाँ से जो F होगा, दैट F इज इक्वल टू 1 over 4 pi एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर. This is the value of force, but this value of force is only when these two charges are put in vacuum, free space and in air. जो हमें पता चल रहा है if there are E naught, यदि यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर E naught है, इसका मतलब ये है कि जो भी फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो फोर्स जब कैलकुलेट कर रहे हैं जब these two charges are put in free space and in air, और free space को हम बोलते हैं vacuum. Okay, this is valid only for when air and if there is vacuum. Okay, and यदि हम यहाँ से ये बात करें कि यदि these two charges, कि यदि हम इन दोनों चार्जेस को एयर में ना रखने की बजाय किसी के अनदर मीडियम में रख दें, तो वहाँ से क्या होगा, देखिए
कि यदि हम इन दोनों चार्जेस को किसी भी एक मीडियम, किसी भी रैंडम मीडियम, मान लो ऑयल है, वाटर है, किसी के भी अंदर रख दें तो क्या होने वाला है, दैट फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई Fm। मैं एक बार देख लेता हूँ आप लोगों को दिख भी रहा है या नहीं। ओके, दैट्स फाइन। एंड दिस Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, that E, that electrical permittivity, and this epsilon is called the electrical permittivity of that medium। और जिस मीडियम के अंदर हमने इन दोनों चार्जेस को रखा था, जैसे पहले इन दोनों चार्जेस को एयर में रखा था, वैक्यूम में रखा था, देन देयर इज E नॉट दैट हैविंग द वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसी तरीके से यदि कोई एनोदर मीडियम के अंदर हम इन दोनों चार्जेस को रखते हैं तो वहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज होने वाली है, एंड दैट वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाई ओनली E, किसी भी मीडियम के अंदर रखते हैं, ठीक है। एंड चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो तो वही रहने वाला है, एंड डिवाइड बाई r स्क्वायर। And this equation is only valid when these two charges are put in any medium like oil, water, etc। हमने इसको माना जैसे इक्वेशन नंबर 4 और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब यदि हम यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें, देन डिवाइडिंग इक्वेशन 4/5, then F divided by Fm is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by r square multiply by 4 pi E multiply by r square divided by Q1 multiply by Q2। तो यहाँ से Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से केवल बचेगा F डिवाइड बाई Fm इज इक्वल टू, ऐसे बचा E डिवाइड बाई E नॉट, एंड दिस E डिवाइड बाई E नॉट, दिस इज द रेशियो, एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी। इस रिलेटिव परमिटिविटी जस्ट बिहेव लाइक द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, द रेशियो ऑफ टू वेलोसिटीज, द फर्स्ट वन इज द मीडियम एंड सेकंड वन इज द एयर के अंदर, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है दिस इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम डिवाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। उसी तरीके से देखो, दिस इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन एनी मीडियम, this is the electrical permittivity of free space, this is the ratio, this ratio is represented by relative permittivity, and that relative permittivity is represented by ER and represented by K, and that K is called dielectric constant। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये कैपिटल K क्या है, ये स्मॉल k क्या है। दिस स्मॉल k is just only the Coulomb's constant and this K is called a dielectric constant। this dielectric constant का मतलब है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसी तरीके से दिस ER दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है एंड रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। ओके, दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू एनी फ्री स्पेस। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी। नाउ यहाँ से जो ये एक हमारे पास इक्वेशन बनी है दैट इज F डिवाइड बाई Fm इज इक्वल टू E डिवाइड बाई E नॉट दैट इज इक्वल टू ER दैट इज इक्वल टू K। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर आता है, JEE मेंस के अंदर या फिर एडवांस के अंदर, नीट के अंदर। तो यहाँ से बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलो कि हमने इन दोनों चार्जेस को ऑयल मीडियम के अंदर रखा एंड जो ऑयल मीडियम है उसके लिए इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 5। एंड जब ये दोनों चार्जेस ऑयल मीडियम के अंदर रखे हुए हैं तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज Fm इज इक्वल टू 2 न्यूटन। ओके, और हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जब इन दोनों चार्जेस को
एयर के अंदर रखा जाएगा तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो हमें पता है कि दिस इज द इक्वेशन एंड वी हैव आस्क्ड अबाउट F, that is the force between these two charges when these charges are put in air. Okay, and we have a formula that is F divided by Fm is equal to K. तो यहाँ से F तो हमें निकालना ही है, that is F and Fm हमें already given है, that is 2 and the value of K is 5. So after cross multiplication F is equal to 5 multiplied by 2 is equal to 10 Newton. This is the force between these two charges when these two charges are put in air. तो आप लोग यहाँ से देख रहे हो कि जब ये दोनों चार्जेज मीडियम ऑयल के अंदर रखे हुए तो 2 न्यूटन था और जब एयर के अंदर रखे हुए तो 10 न्यूटन है। तो जिस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता था कि हमें किसी भी जो लाइट है किसी भी मीडियम के अंदर रखे हैं तो किस तरीके से वो लाइट की स्पीड बिहेव कर रही है, किस तरीके से होगी, कितनी होगी, उसी तरीके से फोर्स के बारे में पता चल रहा है इस ई वैल्यू से, दैट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम एंड दिस इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कूलम्ब्स लॉ एंड दिस इज द न्यूमेरिकल। इस तरीके का न्यूमेरिकल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आता है जैसे JEE, नीट, PMT वगैरह के अंदर, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर CBSE एग्जाम्स। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन योर नोट्स। केवल आप इन नोट्स, इन पॉइंट्स को नोट करो और अपना नोट्स बना सकते हो आसानी से। सो पहले आप अपने स्क्रीनशॉट लो जिससे आप नोट्स बना सकते हो, देन वी विल मूव टू अनदर कंसेप्ट बिकॉज दिस कूलम्ब्स लॉ, इस कूलम्ब्स के अंदर हमने F कैलकुलेट किया था एंड F इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, F तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो हमें इस फोर्स जो हमने यहाँ से फोर्स कैलकुलेट किया है इसकी वेक्टर फॉर्म भी कैलकुलेट करनी है। तो सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट देन वी विल मूव टू द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस फोर्स विच आई हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। नाउ वी आर स्टार्टिंग द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। हमें जो कूलम्ब्स लॉ के अंदर फोर्स कैलकुलेट किया था उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था, अब हम उसकी वेक्टर फॉर्म कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, हमने यहाँ से क्या कंसिडर किया है कि दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड वी हैव टेकन टू चार्जेस, the first one is q1 and the second one is q2. The position vector of this q1 is r1 and the position vector of this charge q2 is r2. जस्ट हमें जिस तरीके से मैंने बोला है उसी तरीके से एग्जाम के अंदर थ्योरी लिखनी है, अपने नोट्स के अंदर थ्योरी लिखनी है, जस्ट मैंने जो बोला है। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ हम ये जानते हैं कि यदि कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। That is every reaction has an equal and opposite reaction. Okay, कि यदि Q1 चार्ज इस Q2 पर फोर्स लगा रहा होगा तो जितना लगा रहा होगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पर भी लगा रहा होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अब ये कितना कितना फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर और उनकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। जैसे हमने अभी देखा था कि जो फोर्स होता है किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में वो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। दिस इज द इक्वेशन नंबर ए। एंड यहाँ से मान लो कि यदि Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया तो कितना लगाया, द फोर्स बाई Q2 ऑन Q1। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F12 से। जिस पर फोर्स लगता है उसको पहले लिखते हैं और जो फोर्स लगाता है उसको बाद में लिखते हैं। तो यहाँ से ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R12। तो डिस्टेंस जो होगी वो भी इसी तरीके से चेंज हो जाएगी। अब हमें यहाँ से इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है, तो इसकी वेक्टर फॉर्म को लिखने के लिए हमें इस इक्वेशन के अंदर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। हम जानते हैं 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा है कि किसी भी मैग्नीट्यूड के अंदर यदि हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हम उस मैग्नीट्यूड की वेक्टर फॉर्म बना सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 divided by R12 and multiply by R12 unit vector. And we know that the value of the unit vector is, जैसे मान के चलो हमारे पास कोई R12 यूनिट वेक्टर था यहाँ पर, तो ये क्या होगा, द वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. तो यहाँ से इसको रिप्लेस करने वाले हैं हम, तो यहाँ से ये हो जाएगा F12 डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R12. सॉरी, हमने यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा था क्योंकि स्क्वायर भी होता है डिस्टेंस के साथ, एंड मल्टीप्लाई बाई R12 वेक्टर डिवाइड बाई R12 का मैग्नीट्यूड. तो ये यहाँ से ये हो जाएगा F12 डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 का Q मल्टीप्लाई बाई R12 वेक्टर. दिस इज द वेक्टर फॉर्म फॉर F12. इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 2. अब यहाँ से देखो कि इस R12 को किस तरीके से कैलकुलेट करोगे और इस R12 को कैलकुलेट कैसे करोगे. ये R12 जो है वो वेक्टर फॉर्म है और ये R12 क्या है, मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड को तो हम जानते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं. जैसे कि मान के चलो हमारे पास R12 वेक्टर जो है, जैसे मान के चलो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप है. तो यहाँ से R12 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. दैट इज R12 इज इक्वल टू √4 प्लस 9 प्लस 25 एंड 9 प्लस 4 दैट इज 13 एंड प्लस 25 दैट इज 38. तो यहाँ से R12 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, दैट इज √38. तो हम जानते हैं कि इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर का. तो हम R12 का मैग्नीट्यूड तो आसानी से निकाल सकते हैं और उसका क्यूब निकाल सकते हैं. हमें ये R12 वेक्टर निकालना है. तो देखो इस R12 वेक्टर को कैसे निकालोगे. यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ पहले. ओके, तो हमने यहाँ से वो रिमूव कर दिया. तो हमें यहाँ से R12 वेक्टर निकाल रहे थे. तो देखो R12 वेक्टर कैसे निकालोगे. हमने पता है कि हम F12 निकाल रहे, मीन्स द फोर्स इज अप्लाइड ऑन चार्ज 1. सो द फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से होगी फोर्स की डायरेक्शन ऑन चार्ज Q1 बाई Q2. एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस R2 पोजिशन वेक्टर इज दिस, एंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस R1 वेक्टर, इसकी जो पोजिशन वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो ये होगी. और हम यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है ये किस फोर्स की है, ये है F12 फोर्स की डायरेक्शन. तो यहाँ से हम इस R वेक्टर की भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं क्योंकि फोर्स Q1 पर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है. तो डिस्टेंस जो होगी R12 ये भी इसी डायरेक्शन में होगी. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, R12 वेक्टर. ओके, अब हम 11th स्टैंडर्ड से जानते हैं कि यदि हम ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर इसका कॉम्बिनेशन निकालें तो क्या होगा. देखो ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर की जो टेल है वो इस वेक्टर के हेड से जुड़ा हुआ है. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर. तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, R12 वेक्टर. तो ये हो जाएगा यहाँ से R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर. तो हम इस वैल्यू को आसानी से यहाँ पुट कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 एंड R12 उसका होल क्यूब. और R12 वेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, दैट इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर. तो यहाँ से आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा कि दिस इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर एंड दिस इज R12 मैग्नीट्यूड. और इस R12 को भी हम क्या लिख सकते हैं, इसी की तरीके से लिख सकते हैं. तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा,
F12 vector is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R1 minus R2 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ओके, दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज Q2 सॉरी बाई चार्ज Q2 ऑन चार्ज Q1. तो इसी तरीके से अब हम फोर्स निकालेंगे ऑन चार्ज Q2 बाई चार्ज Q1. तो देखो इसको किस तरीके से निकालोगे कि जिस तरीके से हमने इसके लिए निकाला सेम उसी तरीके से हम चार्ज निकालेंगे ऑन Q2 बाई Q1. सो फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई Q2. ओके, नहीं ये तो हमने पहले ही निकाला था. अब निकालेंगे हम द फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q1. तो यहाँ से इसको रिप्रेजेंट करने वाले हम किस तरीके से, दैट इज F21 इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R21 का स्क्वायर. ओके, एंड इसकी जो वेक्टर फॉर्म होगी उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R21 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R21 यूनिट वेक्टर. जिस तरीके से हमने इसमें R12 यूनिट वेक्टर को रिप्लेस किया था द वेक्टर डिवाइड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, उसी तरीके से यहाँ भी करने वाले हैं. तो ये हो जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R21 का होल क्यूब हो जाएगा जैसा हमने पहले किया था. एंड दिस इज R21 वेक्टर. अब जिस तरीके से हमने यहाँ R12 वेक्टर निकाला था उसी तरीके से वहाँ भी R21 वेक्टर निकालेंगे. तो यहाँ से देखो अब की बार जो हम फोर्स निकाल रहे हैं वो किस पर निकाल रहे हैं, फोर्स हम फोर्स निकाल रहे हैं ऑन चार्ज Q2 बाई Q1. तो यहाँ से जो डायरेक्शन होगी फोर्स की Q2 पर निकाल रहे हैं. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स एंड दैट फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई F21. ओके, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ R21 वेक्टर. तो यहाँ से देखो जिस तरीके से हमने इसको निकाला था उसी तरीके से अब भी कैलकुलेट करने वाले हैं. तो यहाँ से देखो इस वेक्टर पोजीशन का हेड इस वेक्टर पोजीशन के टेल से जुड़ा हुआ है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर. ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. ओके, इस तरीके से जैसे हमने पहले वाले के अंदर R12 वेक्टर निकाला था उसी तरीके से हमने यहाँ से R2 वेक्टर निकाला, R21 वेक्टर निकाला. तो जैसे R21 वेक्टर की वैल्यू कितनी आई, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, उसको हम यहाँ पुट करने वाले हैं. तो ये हो जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. दिस इज द इक्वेशन नंबर 4. अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, और हमें पता है कि ये जो मैग्नीट्यूड है हम कैसे निकालते थे, अंडर रूट आई कैप का कंपोनेंट उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का कंपोनेंट उसका स्क्वायर प्लस जेड मीन्स के कैप का कंपोनेंट उसका स्क्वायर. तो कोई भी मीन्स यदि यहाँ पर कंपोनेंट नेगेटिव भी होगा तो स्क्वायर कर रहे हो तो पॉजिटिव हो जाएगा. इसका मतलब यहाँ से R2 माइनस R1 का होल क्यूब और R1 माइनस R2 का होल क्यूब दोनों सेम ही होंगे क्योंकि कंपोनेंट्स का यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं. तो यहाँ से जो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें यहाँ से क्या दिखाई देगा, देखो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 सेम है. R1 माइनस R2 का होल क्यूब R2 माइनस R1 का होल क्यूब बराबर होगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है.
केवल डिफरेंस कहाँ है, दिस इज द R2 माइनस R1, दिस इज द R1 माइनस R2। तो इस इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं हम, यहाँ से कितना हो जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1 का होल क्यूब। और यदि यहाँ से मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा, माइनस बाहर लिया, दिस इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2 का होल क्यूब, R1 माइनस R2 वेक्टर सेम है, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस वहाँ से ऑलरेडी बाहर निकाल लिया था। तो ये हो गया यहाँ से F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर, ओके। और ये केवल तभी पॉसिबल है जब F21 का मैग्नीट्यूड और F12 का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F21 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 का मैग्नीट्यूड, ओके। माइनस केवल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो इट मीन्स कूलम्ब्स लॉ जो है वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, ओके। दिस इज द कंसेप्ट एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। हमने इस लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ा है वो एक बार से रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, दैट F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। R इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेज। जब एयर या वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस की बात करते हैं तो E नोट होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जब किसी मीडियम के अंदर चार्ज को रखते हैं, दैट एप्सिलॉन नॉट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओनली E, रिप्लेस्ड बाई ओनली E, एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। और किसी भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट मल्टीप्लाई बाई दैट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी विद द यूनिट वेक्टर, okay। and in the next lecture video we will do some numericals। हम कूलम्ब्स लॉ पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर। Till then do whatever you want to do but don't go outside, just stay at home, because आप लोग जानते हो कि फ़िलहाल जो सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की वजह से वो बहुत ही क्रिटिकल है, ओके। बी केयरफुल, घर पे रहें, आराम से रहें, सुरक्षित रहें।